ठीक है, ओके। सो बच्चों मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 33 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 33। एक बार देखते हैं कहता है यूज प्रोडक्ट 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। कहता है टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना है मुझे। x माइनस टू वाई सॉरी x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी चीज देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज प्रोडक्ट। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालो फिर उसे यूज कर लेना। तो पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जब मैं 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, तो मेरे पास क्या आएगा, चेक करते हैं। इसको इससे -2 चेक करना, माइनस, यहां पर रफ कैलकुलेशन बना लेता हूं, यहां पर रफ कैलकुलेशन करके सीधा एलिमेंट लिखूंगा। इसको इससे तो -2 -9 प्लस 12 कितना हो गया, -11 प्लस 12 कितना आ गया, 1, यानी कि यहां क्या आ गया 1। अगला देखो, इसको इससे 0 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 इज 0, चेक करना। इसको इससे 1 3 4 4 -4 0, चेक करो यहां पे। इसको इससे 0 18 -18 0, इसको इससे 0 4 -3 1, इसको इससे 0 -6 प्लस 6 0, इसको इससे -6 -18 -6 -18 इज -24 -24 प्लस 24 इज 0, इसको इससे 0 -4 प्लस 4 0, इसको इससे 3 प्लस 6 -8, देखो ध्यान से 3 प्लस 6 3 प्लस 6 इज 9 9 माइनस 8 इज 1, चेक करना। यहां पर कैसी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। कैसी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अब यहां पे मैं आपके लिए बच्चों एक ऑलवेज रिजल्ट लेके आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं, एक ऑलवेज ट्रू रिजल्ट लेकर आ रहा हूं। ध्यान से देखना क्या होगा ऑलवेज ट्रू रिजल्ट। whenever the question says this is the third type, ये उस क्वेश्चंस की तीसरी टाइप है। याद करो जिसमें मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया था कि लिखा था मैंने सोल्व एक्स वाई जेड वाले हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कौन से, एक तो डायरेक्ट वाले सीधी इक्वेशन देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। दूसरी जिसमें कहेगा फाइंड ए इनवर्स, पहले कहेगा फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस यूज, याद है जिसका क्वेश्चन करवाया था फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस यूज। जो ए इनवर्स एंड हेंस यूज है इसके अंदर 2 बने थे आपके, याद करो कौन से 2 बने थे। एक में डायरेक्ट ए मिल रहा होगा जिसको हमने पी माना था, और एक ऐसा था जिसमें ट्रांसपोज होगा, इसकी भी मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में। अब ये तीसरा है, तीसरे वाले में क्या बोलेगा, प्रोडक्ट को यूज करना। तो जिस भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोलेगा वो ये तीसरी टाइप है। इन 3 टाइप के अलावा और कोई टाइप नहीं बनती। ये तीनों टाइप पे अगर मैं अच्छी तरह काम कर लूंगा तो 6 मार्क्स मेरे तैयार हो जाएंगे, फिक्स है ये 6 मार्क्स, ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट वाले की इंपॉर्टेंट बात देखना। प्रोडक्ट वाले की इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, प्रोडक्ट वाले की इंपॉर्टेंट बात ये होगी बच्चों कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, जब तुम उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने के लिए कह रहा है आइडेंटिटी आएगा। ये पक्का नहीं है कि यहाँ 1 1 1 ही होंगे। अच्छा यहाँ 5 5 5 भी हो सकता है, यहाँ 6 6 6 भी हो सकता है। मतलब अगर आप देखोगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिख रही होगी आपको। जैसे देखो अगर यहाँ पर 1 1 1 है, अगर इसकी जगह मुझे यहाँ पे मान लो 6 6 6 दिख रहा होता, क्या दिख रहा होता, 6 6 6 दिख रहा होता, तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। हाँ इसको मैं 6i लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6i लिख सकता हूँ। 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वो है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा क्या हो गया, अभी काम थोड़ी बनाया, अभी आंसर थोड़ी निकला है। अब ध्यान से देखना, अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करनी है। सो अब जब आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को उठाओगे, नाउ
लेट ए इक्वल टू, जब आप ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन उठाओगे सोल्व करने के लिए, तो ए मैट्रिक्स तैयार करो, क्या बन रही है 1, यहां पर तो एक्स है नहीं, 0, इसमें एक्स कितना है 3, -1, 2, -2, 2, -3 और 4, ये ए मैट्रिक्स बन रही है। बोल दो ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ए मैट्रिक्स बन रही है। ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ए। अच्छा एक बात देखो, ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है आपको, इन दोनों में से किसकी तरह दिख रही है ये मैट्रिक्स, इन दोनों में से किसकी तरह दिख रही है मैट्रिक्स, पहली वाली की तरह दिख रही है, पहली वाली की तरह दिख रही है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, छोटा सा रूल बताना, छोटा सा रूल बताना, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, तो याद है क्या लिखा था, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी जो है वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है, बी इनवर्स ऑफ ए है एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। याद है, ये स्टार्टिंग में ही करा दिया था मैंने, ये स्टार्टिंग में ही करा दिया था कि अगर ए बी इक्वल टू आई आ रहा है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए इक्वल टू आई आ रहा है तो ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये पहले ही कर चुके हैं। तो अब क्योंकि यहां पर दिस इनटू दिस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, सो मैं कह सकता हूं दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। बात समझ आ रही है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। कैसे लिखूंगा, आप लिखोगे क्लियरली, क्लियरली चेक करना, क्या लिखोगे आप, क्लियरली, जो ये वाली मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये वाली मैट्रिक्स इनटू ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आई है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आई है। आप बोल सकते हो ए इनवर्स इक्वल्स टू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ए इनवर्स का काम करेगा, ये डायरेक्ट किसका काम करेगा, ए इनवर्स का काम करेगा। बात समझ आ रही है, ये किसका काम करेगा, ए इनवर्स का। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा चेक करना, जब आप इसको सॉल्व करते तो आप क्या लिखते, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, सोल्व करने के लिए क्या लिखते, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते। अच्छा ए इनवर्स कहां से निकाले, क्या नहीं, यूज कर लिया, इसी रिजल्ट को यूज कर लिया, इनके प्रोडक्ट से आई आया था, ये वाला जो है इनवर्स हो जाएगा इसका, तो ये वाली वैल्यू सीधा यहां पुट कर दूंगा, कौन सी, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कौन सी होती थी, कांस्टेंट वाली, कांस्टेंट क्या है 1। सर हाँ बेटा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाली इक्वेशन में x क्या है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होती थी ना, ये एक्स वाली तो हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती थी, एक्स वाली मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स होती थी, और जो ए इनवर्स है वो तो यही हो गया, और बी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती थी, लास्ट क्लास में बताया था। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओके सर। 0 + 0, देखो -2 0 -2 तो ये 0 हो गया। अगला देखो 9 + 2 11 -6 कितना 5, 6 + 1 7 -4 यानी कि 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक कर लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 0 5 एंड 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 0 5 एंड 3, क्लियर है। तो इसमें आपको बच्चों याद रखने की बात ये थी कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट, तो आपको हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, कई बार आई एग्जैक्टली आएगा, कई बार वो जो मैंने बताया था 5 आई 6 आई कुछ भी आ सकता है। तो जब वो भी आएगा तो यहाँ पर 6 लिखा होगा, वो आएगा तो बाहर के क्वेश्चंस में आएगा तो तब कर लेंगे, अभी के लिए इतने से काम चलाओ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 है बच्चों, अगर मान लो किसी भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, किसी भी डिटर्मिनेंट को मान लो मुझे इवैल्यूएट करना है, उस डिटर्मिनेंट का हमने नाम रख दिया, मान लो डेल्टा, क्या नाम रख दिया, लेट डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। अच्छा मान लो ये डिटर्मिनेंट क्या है, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये है जनरल बेसिक डिटर्मिनेंट ही लेते हैं,
ध्यान से देखना, जब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूंगा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है, व्हेन वी मल्टीप्लाई, याद है आपको ये वाले रूल याद है बच्चों, हम ऐसे रूल्स लगाते थे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, ऐसे रूल्स लगाया करते थे, याद है मैंने कहा था डिटर्मिनेंट में भी हेल्प करेंगे हमें, डिटर्मिनेंट में भी हेल्प करेंगे। तो जब मैं कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे मान लो मैंने इस डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, व्हेनेवर दिस, या फिर कुछ भी C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर कुछ भी आपको लगाना है, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C3, दीज ऑपरेशंस आर यूज्ड ऑन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पे ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं हम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन द, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रह जाती है, सेम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रह जाती है, सेम, ठीक है। अच्छा मैं क्लियर है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रह जाती है, सेम। बच्चों यहीं पर ये ना मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हालांकि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज बहुत कॉमन नहीं है, जेई वगैरह में पूछा हुआ है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज बहुत कॉमन नहीं है, एनसीईआरटी में तो दिखेगा ही नहीं कहीं, और बाकी कुछ बुक्स में भी नहीं दिखेगा, पर जेई में थोड़ा सा आ रखा है क्वेश्चन, ये देखना क्या है। अगर मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा के ऊपर टी, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। अच्छा किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, याद रखना, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करेंगे, हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, मतलब अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं मतलब ये वाली रो को कॉलम बना दूंगा, इस वाली रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा, इस वाली रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा, और जब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करूंगा और दूसरा डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करूंगा तो दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होंगी। अच्छा याद है क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो डिटर्मिनेंट होता है ये एक एसोसिएटेड वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी इसकी, कुछ ये क्या है, एक वैल्यू निकल के आएगी। तो जब मैं किसी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालता हूं तो वो इक्वल होती है डिटर्मिनेंट के वैल्यू की। ये 1 मार्क में एज अ रिजल्ट पूछ के आ सकता है बच्चों, सीबीएसई भी दे सकती है इस क्वेश्चन को कि ये डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, क्योंकि ये कॉमन ही नहीं है, देखा ही नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेल्टा टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करोगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल रहेगी। हालांकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी 1 से ही मैच कर रही है थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है इस प्रॉपर्टी 1 में कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन लगाता हूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2 या फिर ऐसे ऑपरेशंस लगाता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, जो पहले आनी थी वही आएगी, क्लियर है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर्टी नंबर 1 का, उसमें ये छोटी सी लाइन याद रखना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो क्लियर है, पायल ने ले लिया, सभी ने ले लिया लगभग, ठीक है। चलो अच्छा ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना वो एक एग्जांपल से समझाता हूं, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, के ए के बी सी और डी, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, के ए बी सी डी, मतलब क्या करा हमने इसमें, इसमें क्या करा हमने, यू कैन टेक एनी नंबर कॉमन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम। देखो चेक करो, इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, ये R1 है, R1 में के दोनों में ही था, तो दोनों में ही के था तो हम के कॉमन ले सकते थे, तो हम ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में होना चाहिए। अच्छा अगर के यहां नहीं होता तो क्या हम कॉमन ले पाते, नहीं, तब नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, वो इंटायर रो में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर इंटायर कॉमन कॉलम में प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसलिए यहां से हमने ले लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा इस प्रॉपर्टी पे बेस, आप लोग बताना, ध्यान से देखना, चेक करो, इसमें से सिर्फ मुझे एक बात बताओ,
क्या R2 में से कॉमन ले सकता हूं मैं P? क्या R2 में से P कॉमन ले सकते हैं? जवाब आया नहीं, R2 में से P कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? यहां तो है पर यहां नहीं है, तो P कॉमन नहीं आया। अच्छा, R3 में से M कॉमन ले सकते हैं क्या? M नहीं, R3 में से भी M कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यहां तो है पर यहां नहीं है। अच्छा, R1 में से A कॉमन ले सकते हैं क्या? R1 में से हाँ A कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में A प्रेजेंट है। तो A कॉमन लेने के बाद बनेगा क्या? 1A स्क्वायर, P स्क्वायर, Q एज इट इज, M क्यूब, N एज इट इज। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? बच्चों थोड़े से एक्टिव रहो, फटाफट थम्स अप करते रहो, पता चलता रहे हाँ भी समझ आ रहा है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रो में ही प्रेजेंट हो, कॉलम में होगी तब भी समझ जाना। कॉलम का एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा कॉलम का एक एग्जांपल ले लो। मान लो M और M क्यूब, N और P। चेक करो, यहां से M कॉमन आ रहा है, तो यहां से अगर M कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? M कॉमन ले लिया, 1 M स्क्वायर, N और P। तो अगर कॉलम से भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। फटाफट स्क्रीनशॉट लो प्रॉपर्टी नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। ओके, चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखना बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखना। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एग्जांपल के थ्रू समझता हूं, ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा, M N P Q। एक डिटर्मिनेंट है M N P Q। अच्छा, मैं क्या चाहता हूं? जबरदस्ती मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? जबरदस्ती मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं। किसको? R1 को। मैं चाहता हूं जबरदस्ती R1 में एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाना। मान लो मैं ये ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, क्या? जबरदस्ती मैंने क्या करा? N से मल्टीप्लाई करवा दिया R1 में। तो अगर मैं N से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं R1 में, तो मुझे यहां पर डिवाइड भी करवाना होगा। ये बात समझ आई क्या? तो ध्यान रखना, इसका रूल क्या बनेगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ स्केलर, बाहर स्केलर से डिवाइड करना भूल मत जाना। बात समझ आई? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट। बच्चों फिजिक्स के बच्चे होगे तो समझ आओगे क्या कि स्केलर मतलब एक कांस्टेंट है। जो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको बाहर डिवाइड में दिखाना भूल मत जाना। ध्यान से देखो, एन से मल्टीप्लाई करवाया था R1 को, तो एन से डिवाइड करवा दिया। क्लियर है ये प्रॉपर्टी बच्चों? क्लियर है ये प्रॉपर्टी? एक और एग्जांपल देख लो छोटा सा, अभी थोड़ी सी डाउट आ रहा होगा तो एक और एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल, मान लो ये डिटर्मिनेंट है मेरा, मान लो ये क्या है मेरा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिख लो MNO PQR। मैं क्या चाहता हूं R1 को x से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा R1 को x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने R1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा मैंने कहा R2 को m से मल्टीप्लाई कर दो। R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? M से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? R3 को P से मल्टीप्लाई कर दो। R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? P से। तो मैंने क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? एक इंटायर रो को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक इंटायर रो को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक रो को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि बाहर डिवाइड में दिखाना पड़ेगा। तो डिवाइड में कैसे दिखाऊंगा इसे? 1/x M P, डिटर्मिनेंट R1 को x से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो ये दिख जाएगा। अच्छा, R2 को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था? M से, तो M स्क्वायर MN MO, जीरो नहीं है, O है, MO P स्क्वायर PQ PR। क्लियर है? क्लियर है? तो प्रॉपर्टी नंबर ये है 3। क्या कहती है प्रॉपर्टी? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करना भूल मत जाना। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन। चलो आगे आओ। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको भी पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ध्यान से देखते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर 0 0 0। अगर कभी ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। रूल क्या है, व्हेन all the elements of a row or a column are 0, comma, then value of determinant is 0। क्या कहा मैंने कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स किसी रो के या किसी कॉलम के 0 बन जाएं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी। अच्छा कैसे आ जाएगी, ये भी बहुत आसान है, चेक करो। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं R3 के लॉन्ग, किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दूं, R3 के लॉन्ग, तो कैसे एक्सपेंड होता था, साइन कन्वेंशन देखो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, चेक करो, 0 इंटू, अच्छा 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, माइनस 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहा हूँ, टेक्निकली हो क्या रहा होगा वो बता रहा हूँ, तो टेक्निकली एक्सपैंड कर दिया होगा R3 के लॉन्ग, तो ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी क्या, कि व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, देन समझ जाना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो बोल दो, थम्स अप कर दो बच्चों फटाफट। इफ दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थम्स अप। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी सीख रहे हैं अभी, इनको तो अप्लाई करना है बाद में, अभी तो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब देखते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं, किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चेक करो, इसमें चेक करो, खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है क्या, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसा C1 दिख रहा है वैसा ही C3 दिख रहा है, भाई जैसा C1 दिख रहा है वैसा ही C3 दिख रहा है। एक काम करो, यहां देखो, चेक करो, यहां भी चेक करो, यहां पे क्या हो रहा है, जैसा R1 दिख रहा है वैसा ही R3 दिख रहा है, जैसा R1 दिख रहा है वैसा ही R3 दिख रहा है। सो हमारा रूल समझ में आ गया हमें, क्या रूल समझ में आ गया, कि अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं किसी डिटर्मिनेंट के, या कोई भी दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं किसी भी डिटर्मिनेंट के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। व्हेन टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। बच्चों क्लियर है क्या ये बात, बच्चों क्लियर है तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। चलो तो हमने 5 प्रॉपर्टी सीखी है, मोटी मोटी 5 प्रॉपर्टी सीखी है। अच्छा ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे, देखते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, 5 प्रॉपर्टी देखें, याद करना बच्चों, याद करना, ध्यान से दिमाग लगाने की कोशिश करना, छोटे छोटे से क्वेश्चन करा रहा हूं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करा रहा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है शो करो, कहता है प्रूव दैट इसकी वैल्यू 0 है विदाउट एक्सपेंडिंग।
विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0। तो ध्यान से देखो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती थी, डायरेक्ट 0 कब हो जाती थी, जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो जाएं, या फिर दो ही तो प्रॉपर्टी थी कि अगर टू रोज सेम हो जाएं, रोज और कॉलम्स क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती थी। अच्छा और क्या रूल था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती थी 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती थी 0। अच्छा यहां पर ऐसा है क्या, अच्छा यहां पे ऐसा है क्या, तो हमने देखा यहां पर डायरेक्ट नहीं है ऐसा, डायरेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है। पर हाँ अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं इसमें, पर हाँ अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं इसमें, तो ये दोनों दो रोज आइडेंटिकल बन सकती है। चेक करो कैसे, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है। अच्छा चेक करो, अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, कौन सा ऑपरेशन, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, अगर मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं, अगर मैं R1 और R2 को ऐड करता हूं तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां देखो क्या बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड ही बन रहा है यहाँ भी, यहां चेक करो क्या बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो पहले से ही वैसा था। अच्छा अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकता हूं क्या, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकता हूं क्या, यस। अब मैं चाहूं तो इसको मैं पहले मान लेता हूं लेट डेल्टा इक्वल्स टू ये, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई, मैं चाहूं तो डायरेक्ट डेल्टा को 0 लिख सकता हूं क्या, डेल्टा को 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ डेल्टा को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्यों, रीजन दे देंगे, दैट इज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 और R3 क्या है आइडेंटिकल है, R1 और R3 क्या है आइडेंटिकल है। फटाफट बच्चों इसको एक बार देखो, जल्दी हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा जल्दी भगा भगा के करा रहा हूं, आराम से नोट कर लो इसे, आराम से नोट कर लो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सोचना कि अब हमें बिना एक्सपैंड किया यानी कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए 0 बनाना है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना हमेशा बच्चों, मैं आपको देखो डिटर्मिनेंट को जब आप इवेल्युएट वगैरह करते हो ना, तो उसमें हमें कुछ ऑपरेशन जो है हमें अपने कॉमन सेंस से लगाने होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कॉमन ऑपरेशंस बता रहा हूं बच्चों। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये दो हमेशा चेक करके देख लिया करो, ये दो हमेशा चेक करके देख लिया करो, तीनों रो को ऐड करके देख लिया करो क्या हो रहा है, तीनों कॉलम को ऐड करके देख लिया करो क्या हो रहा है। अच्छा अगर काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा होगा तो दो को ऐड करके देख लेना, तीन को ऐड मतलब पहले दो को ऐड करके देख लेना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में काम बन जाया करेगा आपका, ठीक है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉमन भी आ रहा हो तो दिख जाएगा, वो आपको टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर लिया। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, इसी के जैसा है, इसी के जैसा है, खुद से सोचना, इसी के जैसा है, एक बार खुद से सोचना। इस बार इसको शो करना है 0, इस बार इसको शो करना है 0, एक बार खुद से ट्राई करोगे, एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, 5 1 2 7 3 7 12 4 9 इक्वल टू 0, इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है, ध्यान नहीं करना, दिमाग लगाओ, चेक करो भाई। अगर कभी नंबर्स दे रखे होंगे ना, तो हम जो छोटे वाले नंबर्स होते हैं उस छोटे वाले नंबर्स को देखते हैं कि बड़े वाले में से कुछ माइनस करने पर या ऐड करने पर कुछ काम बन रहा है क्या नहीं बन रहा। देखो चेक करो भाई, ये 12 4 9 है, ये 5 1 2 है, ये 7 3 7 है। अच्छा अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 3 प्लस 1 कितना 4, 2 प्लस 7 कितना 9, यानी कि ऑपरेशन कौन सा लगा दूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, अगर R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 करता हूं तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 7 12, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 7 9, इसमें कोई चेंज नहीं, लास्ट वाला तो 12 4 9 ही है, तो क्या हो गया, इसकी जगह मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं, यस। क्यों, क्योंकि दो रोज क्या आ गई आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ऋषभ बेटा तुम यही हो, ऋषभ, यस सर यही हूँ। ओके बेटा, सो ये क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यस सर। ठीक है।
चलो तो एक लास्ट और देख लेते हैं बच्चों, एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लर्न करके आना अगली क्लास में। तो प्रॉपर्टी के अगले मतलब क्वेश्चन जो है अगली क्लास में देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, छोटा सा ही है, खुद से सोचना इस बार, इस लास्ट छोटे से को खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना, काम बन जाएगा आपका। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये शो करना है, मुझे ये शो करना है कि किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। सोचो, ध्यान से सोचो। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों